हाँ जी बच्चों, गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सबकी तैयारी चल रही है? बढ़िया, सब कर रहे हो पूरा प्लान के अकॉर्डिंग? ओके, ग्रेट। बच्चों अपने होस्ट पे भेजना, ठीक है, जो कुछ भी हुआ चैट। कहाँ से शुरू करूँ बच्चों, कौन से चैप्टर से? यूनिट डायमेंशंस, ठीक है। हम्म 46 क्वेश्चन देखो। एक्यूरेसी ऑफ अ सीजियम क्लॉक इज 1 पार्ट इन 10⁻11। ठीक है, तो व्हाट कैन बी द मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन टू सच क्लॉक्स ऑपरेटिंग फॉर अबाउट दिस मच टाइम? तो ठीक है, मतलब हम ये कह रहे हैं कि इतने सेकंड्स में उसका 1 सेकंड का एरर आ सकता है, राइट? तो अब दो क्लॉक्स हैं, तो मैक्सिमम वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है कि एक में +1 का एरर आ जाए, एक में -1 का एरर आ जाए। तो मैक्सिमम एरर कितना हो सकता है? 2 का, राइट? फिफ्टियथ में बच्चों शायद ऑप्शन मैच नहीं करती, है ना? क्या आंसर आता है 50th में? क्या दिया हुआ है? मैं एक बार बता भी रहा हूँ, एक बार तरीका क्या है। इसका ख्याल है, इसको सॉल्व करके क्या आता है? देखो इसका फॉर्मूला क्या है कि हम ऐसे लिखेंगे 1/r1 + 1/r2, देन वी डिफरेंशिएट, माइनस dr/r² इज इक्वल टू माइनस, तो बस d को डेल्टा से रिप्लेस कर दो, तो यहाँ से आपके पास डेल्टा r/r आप बना लोगे, r को इधर ले जाके बाकी टर्म्स को। इसका 3.875 आता है। इन्होंने कौन सा दिया होगा आंसर? जी, वो ठीक कर लो। आर्यन क्लियर हो गया ये? आगे बचो।
97. Sum difference and cross product of two vectors A and B are mutually perpendicular. मतलब हम कह रहे हैं कि A और B का जो सम है, मतलब सबसे पहले तो A वेक्टर प्लस B वेक्टर हम कह रहे हैं कि इज परपेंडिकुलर टू A वेक्टर माइनस B वेक्टर. तो इसमें जब आप डॉट प्रोडक्ट 0 करोगे तो उससे आ जाएगा A इक्वल टू B, राइट. और जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, जो A क्रॉस B है, देखो वो तो A माइनस B और A प्लस B के परपेंडिकुलर होता ही है. उसका रीजन कि A प्लस B वेक्टर तो उसी प्लेन में बनता है, whereas A क्रॉस B जो है वो परपेंडिकुलर प्लेन में बनता है. सेम फॉर A माइनस B. तो इसमें अगर हम ऑप्शंस देखें तो ये डी ऑप्शन बन जाएगी. और ये इन्होंने यहाँ क्लियर भी कर दिया डी में कि दे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, क्योंकि अगर पैरेलल हो जाते तो फिर क्या होता, क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाता. तो फिर वो परपेंडिकुलर वाली कंडीशन ना लगा पाते हम, राइट. अंडरस्टूड. ठीक है जी, आगे बताओ. जो ये 101 क्वेश्चन है, ये आप प्रूव कर सकते हो सिंपल स्नेल्स लॉ से. जैसे है कि इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल. तो जैसे आपका ये हो गया लेट्स से नॉर्मल, ये इंसिडेंट और ये रिफ्लेक्टेड, राइट. तो आप क्या करोगे, अपना ट्रायंगल लॉ कंप्लीट कर लोगे बस, कि एक ये लाइन बनाओ इधर, एक इधर बनाओ, ये एंगल आपका थीटा मान लो इक्वल हो गया, ये आपका कॉस थीटा की टर्म्स में लिखा जाएगा. ठीक है. तो बस वो ट्रायंगल लॉ लगा के वो वही फॉर्म बन जाएगी. ठीक है.
हाँ बताओ, आगे क्या करना है? ये वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज वाली वो देखी थी वीडियो? वो तो मैंने भेजी थी आपको, मुझे तो याद ही नहीं। अच्छा, मैं ना आपको आज भेजूंगा, अभी भेज दूंगा आपके ग्रुप पे। वो ना बड़ा सिंपल सा है, वो मतलब वो आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे उसके बेसिस पे फिर डायरेक्टली। ओके, बच्चों इनमें और कोई करनी है अभी शीट हमें डिस्कस? इलेक्ट्रोस्टैट। हाँ जी। हाँ बच्चों, इसमें बताओ। एक तो इसमें 11th का आंसर गलत था जहाँ तक मुझे याद है। तो ये आता है ना? आगे बच्चों। अच्छा ठीक था।
सॉरी, इसका ए आ रहा था। हाँ, हम्म, आगे बचो। ये वाली शीट बचो। थर्टी सेवेंथ। तो नेट एनर्जी जीरो करनी है हमें, राइट। मतलब वो पेयर्स बना के आप जीरो कर दोगे ना, मतलब के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय ए एंड सो ऑन। हो गई बच्चों ये शीट? आगे। इसमें और कोई है बच्चों अपनी? या नॉन मेड वाली करें? इसमें बच्चों एक बार देख लो, ये बच्चों सेकंड क्वेश्चन में कोई ऑप्शन मैच नहीं करती। ये मतलब उस साल भी कैंसिल ही हुआ था जब आया था। आगे देखो, इसमें आई थिंक आंसर्स भी होंगे थोड़े इश्यूज। सेवेंथ में एक ये करेक्शन है कि वही वो उसको फर्स्ट ब्रॉट इन कांटेक्ट विद बी देन विद सी, ऐसे है, लिखा होना चाहिए। फिर 10th में जी की क्या वैल्यू लेके आता है आंसर? ऑप्शंस बहुत क्लोज क्लोज हैं। हम्म, ये 15th का बी आएगा।
और देखो बच्चों, इसमें और कोई है? एक बच्चों यहाँ पे करेक्शन है, ये बाय आएगा बी ऑप्शन में। देखो बच्चों, इसमें और कोई है डाउट्स? ओके, देखो इसमें क्या है कि हमें कह दिया कि एक चार्ज है कि जो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अ, हमें उसकी रो की वेरिएशन दे दी विद रेडियस। ठीक है, तो इट सीम्स कि ग्राफ से कि कुछ डिस्टेंस तक तो डेंसिटी कांस्टेंट है और उसके बाद वेरी कर रही है। तो अब पूछा है हमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर इक्वल टू आर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मतलब ए बेसिकली वो पॉइंट है जहां तक भी वो हमारी डेंसिटी कांस्टेंट है और उसके बाद वेरी कर रही है। तो इसके लिए बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा? देखो डेंसिटी हमें दिख रहा है कि पहले ए तक तो कांस्टेंट है। अगर मुझे आर इक्वल टू आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो मैं गॉस लॉ लगाऊंगा। लेफ्ट हैंड साइड पे बन गया ई इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। यहाँ पे बनना है इंटीग्रल ऑफ रो इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। ठीक है, इसको हमें अब दो में ब्रेक करना पड़ेगा। पहले एक जीरो से ए, फिर इंटीग्रल ऑफ रो इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर फ्रॉम ए टू कैपिटल आर। तो जो 4 पाई वाली टर्म तो कट जाएगी। अब एनीवेज हमें तो प्रोपोर्शनैलिटी देखनी है। तो अब क्या है कि जो ए से आर वाला रीजन है वहां पे हम डेंसिटी की इक्वेशन लिख सकते हैं, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। राइट, जो ये रेड वाला रीजन है, मैं यहाँ पे डेंसिटी का ग्राफ लिख सकता हूँ। तो ये बन जाएगा
ये इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे? रो माइनस जीरो, रो माइनस डी, सॉरी, अपॉन आर माइनस ए इज इक्वल टू जीरो माइनस डी ओवर आर माइनस ए। ये समझ आया बच्चों मैंने कैसे लिखा? y minus y1 over x minus x1 is equal to y2 minus y1 over x2 minus x। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि रो का जो एक्सप्रेशन बनेगा वो कैसा बनेगा? d प्लस d माइनस d माइनस r माइनस a ओवर। ठीक है, तो नो डाउट बच्चों मेड के हिसाब से थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो ये रो के एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई करके यहाँ पे पुट करेंगे, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि ये प्रोपोर्शनैलिटी किस तरीके की है। ठीक है, तो इससे होगा 7th। अब ऐसे एक मिनट, 7th क्वेश्चन के लिए हमें ये सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, बताओ क्यों? पैसेज पढ़ना बच्चों ध्यान से, आपको एकदम समझ आ जाएगा कि ऐसा क्या है। भाई लेफ्ट हैंड साइड इज e into 4 pi r square, राइट हैंड साइड पे तो चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट ही आना है ना। अब चार्ज इनक्लोज तो z ही है, उसको तो इससे फर्क ही नहीं पड़ रहा कि a कहाँ पे है, isn't it? तो इसलिए 7th क्वेश्चन तो सीधा ही हो जाएगा। हाँ, अब जो 8th क्वेश्चन है, अब उसमें उन्होंने कहा कि a इक्वल टू 0 कर दिया, द वैल्यू एज शोन। तो मतलब a इक्वल टू 0 करने का क्या मतलब हुआ बच्चों कि हमारा ग्राफ इस तरीके का है। तो अब हम इसकी इक्वेशन लिख लेंगे, इसके बेसिस पे रो की इक्वेशन, ये तो और आसानी आ जाएगी। तो अब हमें पता है कि इंटीग्रल रो इंटू 4 pi r square dr जो बनेगा वो जेड ही बनना चाहिए, राइट? तो वो यूज करके हम डी की वैल्यू निकाल लेंगे।
समझ गए? और फिर जो अगला है इसमें 9th, उसमें क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द न्यूक्लियस इज generally observed to be linearly dependent on R. This implies, अब बच्चों ये भी हमें पता है कि लीनियरली डिपेंडेंट ऑन आर कब आती है इलेक्ट्रिक फील्ड? किस केस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लीनियरली डिपेंडेंट होती है बच्चों एक स्फीयर के अंदर? बोलो भाई। एक स्फीयर में बच्चों फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर कौन से केस के लिए होती है? स्टैंडर्ड केस नहीं होता जो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर जब यूनिफॉर्म डेंसिटी होती है रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, तो मतलब वो कौन सा केस है जब डेंसिटी कांस्टेंट होती है? डेंसिटी कांस्टेंट मतलब इस ग्राफ में ए क्या हो गया? आर के इक्वल ही हो गया। अंडरस्टूड? सोचो हमारे लिए 8th क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल था, 7th और 9th तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है, राइट? और कोई बच्चों इस क्वेश्चन में इस शीट में? नाइनटीन्थ क्वेश्चन, सिलेंडर स्फेरिकल कैविटी। ओके, तो हमें पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। इसमें हम कहेंगे कि पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाएगी सुपरपोजिशन से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिलेंडर माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिलेंडर है ये जो इन्फाइनाइटली लॉन्ग दिया हुआ है, तो ये जो केस बनेगा इन्फाइनाइट वायर वाला ही बन गया। तो जो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉइंट पी पे, सिर्फ सिलेंडर की कह रहा हूं मैं, तो वो 2k लैम्डा बाय आर बन गई जो कि 2r है। अब आपको लैम्डा नहीं गिवन बट आप निकाल सकते हो लैम्डा क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो सिलेंडर की लेंथ आप कुछ भी मान लो, तो ये क्या बन गया, रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल चार्ज अपॉन एल। तो ये आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ गई। ठीक है जी, तो इससे सिलेंडर की निकल आई माइनस वो सीधा सीधा स्फीयर की हो जाएगी। बताओ ये शीट डन? ओके, इस शीट में भी तो होगा वो यूनिट्स डायमेंशंस, क्या नहीं?
इसके क्वेश्चन तो बच्चों काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एक आधे आंसर में है करेक्शन, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। ये तो 38 का बच्चों सी आएगा। एक ये 50th क्वेश्चन में है करेक्शन। अच्छा बच्चों, आपको 38th क्वेश्चन में ये क्लैरिटी है कि मान लो अगर एक ऑप्शन 6300 किलोमीटर होती, तो 6300 किलोमीटर और सी ऑप्शन में से हम कैसे चूज करते? तो तो जैसे वही बात क्वेश्चन नंबर 39 में भी एप्लीकेबल है कि ये मैंने आपको समझाया था बच्चों, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ जस्ट फॉर क्लैरिटी, कि 3400 में हम सिग्निफिकेंट फिगर्स स्ट्रिक्टली स्पीकिंग बता ही नहीं सकते, ये टोटली कंटेक्स्ट पे डिपेंड करता है। इसका मैं एग्जांपल लेता हूं। मान लो 3400 इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सम कॉलेज, तो उस केस में ऐसा हो सकता है कि इसमें तो कोई एब्सोल्युटली कोई एरर ही ना हो, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स इनफाइनाइट भी हो सकते थे। 3400 इस तरीके से भी बना हो सकता है कि मान लो आपके पास कोई लेंथ है जिसको आपने एक ऐसे स्केल से मेजर किया जिसकी लीस्ट काउंट 1 मीटर है, ठीक है, तो उधर से वो लेंथ आई 34 मीटर्स, और फिर आपने उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया और उसको 3400 सेंटीमीटर लिख दिया। तो अगर लीस्ट काउंट 1 मीटर है, तो फिर उस केस में तो सिग्निफिकेंट जो नंबर्स हुए वो सिर्फ दो ही हुए, 34, उसके आगे तो आप बता ही नहीं सकते थे, है ना। तो उस केस में सिग्निफिकेंट फिगर्स जो होते हैं वो दो ही रह जाते, राइट। तो ऐसे ही हम कोई ऐसा केस भी बना सकते हैं जहां पे चार सिग्निफिकेंट हो। तो तो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग हम ऐसे केस में नहीं बता सकते जब तक हमें कोई कंटेक्स्ट नहीं दिया हुआ। तो हम जो जनरल नॉर्म फॉलो करते हैं वो ये है कि बस हम ये मानते हैं, इसका आंसर अलग अलग जगह अलग अलग भी दिया होता है बच्चों, कि हम जो फॉलो करेंगे ये है कि जो दिया है हम वो सारे सिग्निफिकेंट मानेंगे। तो हम 4 मानेंगे आंसर 39 का, ठीक है। पीछे आई थिंक इसका 2 दिया हुआ है, मतलब वैसे एम्बिगुअस केस है। ये बात समझ आई? थ्री दिए 39 का, थ्री तो हाँ 2 दिए, हाँ। तो 2 4 बच्चों, बोथ आर इक्वली गुड। वही बात जब मैं आपको 38th क्वेश्चन में समझा रहा था कि जैसे मान लो एक ऑप्शन होती 6300 और एक होती 6.3, देन वील प्रेफर 6.3, क्योंकि 6.3 में तो पक्का दो है ना। 6300 में हमें नहीं पता कि दो हैं या चार है। अंडरस्टूड? तो एक ये बच्चों 50th में है करेक्शन, एक ये 47th में है, देखो। एक ये 14th में ए की वैल्यू -5/6 आती है। ये 16th में बच्चों आंसर गलत थे, 5th और 6th पार्ट के। डन बच्चों? और कुछ है बच्चों आज का?
2। हाँ जी, तो ये बताओ, काफी काम किया आपने, वेरी गुड। एक तो ये सेकंड में बच्चों करेक्शन है, और इसमें देखो डाउट्स। अच्छा, ये बच्चों सेवेंथ क्वेश्चन देखो। एक तो सेवेंथ क्वेश्चन में ये ना करेक्शन है, ये माइनस क्यू एंड प्लस क्यू है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि सिग्मा वन इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी इनर आउटर पे, क्यू जो है वो चार्ज है, उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। तो देखो बच्चों, इसमें हमें क्या कर समझना है, लेट्स रिकॉल कि चार्ज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसमें ऐसा होता है कि जो अंदर वाली सरफेस होती है उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो डिपेंड करती है ऑन द डिस्टेंस ऑफ द चार्ज। ठीक है, मतलब प्लस क्यू के पास जो चार्ज इंड्यूस होगा माइनस वाला, वो ज्यादा होगा, जितना हम उससे दूर जाएंगे वो कम होता जाएगा। और हमें यह पता है कि जो टोटल चार्ज इंड्यूस होता है वो किसी भी चार्ज के ऑपोजिट वाला होता है। ठीक है, तो मतलब एक मिनट के लिए मान लो कि अगर सिर्फ प्लस क्यू होता तो एक नॉन यूनिफॉर्म सी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती जिसकी टोटल वैल्यू माइनस क्यू होती अंदर। अब आउटर सरफेस पे क्या होता, चार्ज कंजर्वेशन से उसके ऊपर जो चार्ज आता वो प्लस क्यू ही आता, लेकिन आउटर सरफेस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो किस पे डिपेंड करती है, 1/r पे, राइट। वेयर व्हाट इज 1/r, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो मतलब आपने इसको ऐसे याद रखना है बच्चों, ये मैंने इसे लिखा भी हुआ है देखो रेड में, कि अंदर वाली सरफेस पे है जगह, है दोनों जगह ही एक तरह से 1/r, लेकिन अंदर वाली सरफेस के लिए r जो है वो डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज है, बाहर वाली सरफेस के लिए जो r है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, तो अब इससे हुआ क्या कि जो अंदर वाली सरफेस है, अब क्योंकि दो चार्जेस हैं प्लस क्यू माइनस क्यू, तो अब उनके कारण चार्जेस तो इंड्यूस होंगे लेकिन नेट चार्ज जीरो इंड्यूस होगा अंदर वाली सरफेस पे। ठीक है, मतलब लेकिन अलग अलग जगह पे अलग अलग तो होंगे, मतलब जैसे प्लस क्यू के पास ज्यादा माइनस क्यू होगा, माइनस क्यू के पास ज्यादा प्लस क्यू इंड्यूस होगा, बट टोटल तो जीरो होना ही पड़ेगा क्योंकि नेट चार्ज तो जीरो ही होता है। तो अब इसके हिसाब से हमें ऑप्शंस देखनी है। तो जो सिग्मा वन है, तो जो इनर सरफेस पे चार्ज डेंसिटी है वो होगी तो नॉन जीरो क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग चार्ज होगा, लेकिन आउटर सरफेस पे जो चार्ज डेंसिटी होगी वो जीरो ही होगी क्योंकि आउटर सरफेस पे तो अब चार्ज जीरो ही आना है, क्योंकि अंदर ही चार्ज जीरो है तो बाहर चार्ज जीरो ही आना है। तो आउटर सरफेस के लिए तो हमारा सिग्मा टू भी जीरो है और क्यू टू भी जीरो है। अंदर वाली सरफेस के लिए क्या है कि सिग्मा तो है, मतलब चार्ज डेंसिटी तो रहेगी अलग अलग जगह पे नॉन यूनिफॉर्म, बट हाँ टोटल चार्ज जो है वो जीरो रहेगा। अंडरस्टूड।
आगे बच्चों। नाइन्थ क्वेश्चन देखो। आपको कह दिया कि जो चार्ज डेंसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। तो ये बच्चों जो मैंने फिगर के लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है उसको देखो। तो बिल्कुल वैसे ही इंटीग्रल बनाया हमने, ई इंटू 4 पाई r² इज इक्वल टू रो इंटू 4 पाई r² dr, जहाँ पे अब हमारा r वेरी करेगा फ्रॉम a टू कोई भी r। ठीक है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो e का जो हमारा एक्सप्रेशन है वो राइट साइड वाला बन जाएगा। एक एक्स्ट्रा टर्म भी आ गई q/4 पाई r², क्योंकि एक सेंटर पे चार्ज q तो पड़ा ही था। ठीक है, तो अब इस एक्सप्रेशन में हम, ये जो राइट साइड पे बच्चा एक्सप्रेशन बन गया, इसमें हम ऑप्शंस देख के ये निकाल सकते हैं कि मतलब ए को क्या वैल्यू दे सच दैट स्मॉल आर वाली टर्म कट ही जाए, तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप कांस्टेंट आ जाएगी। अंडरस्टूड? आगे बच्चों। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो मतलब ज्यादा ही मैथमेटिकल या लंबे से हैं, वो आप छोड़ सकते हो। जैसे ये 13th क्वेश्चन है, वो आप छोड़ सकते हो। डोंट वेस्ट टाइम ऑन इट। देखिए बच्चों, 18th का आंसर ठीक कर लो, 4 आएगा। और है बच्चों इसमें कोई? तो इसके क्वेश्चन थोड़े से टफ हैं वैसे इस शीट के, तो मतलब अगर आपने नहीं भी किए या टाइम नहीं मिल रहा तो भी इट्स परफेक्टली फाइन। यूनिट्स वाला बच्चों कहाँ है इसमें, एंड में है या?
Sure. इसमें बच्चों 15th में एक्चुअली क्या करना था कि देखो इसमें ना अब आपको दो तरीके के एरर्स दिए हुए हैं। एक तो हो गया एरर जो हम देख रहे हैं कि हम मेजर कर रहे हैं, उसमें आई गया कि मतलब 90, 91, 95, 92 ये जो है उनमें मतलब रीडिंग्स अलग अलग आ रही हैं, तो जो भी रैंडम एरर्स होंगे वो है ही हैं। और एक हमें अलग से भी बता दिया कि एक क्लॉक के अंदर 1 सेकेंड का एरर तो है ही है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा कि जो हमारा स्टैंडर्ड तरीका है, पहले तो उससे हम इन चार का वो ही मीन लेके हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो उससे मेरे ख्याल जो बनता है वो शायद 92 प्लस माइनस 1.5 आ जाता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अब उसके अंदर ये 1 ऐड करना है, ठीक है। मतलब एरर्स की क्या प्रॉपर्टी होती है कि एरर्स तो हमेशा ऐड ही होते हैं। तो भाई हम कह रहे हैं कि एक तो जो रैंडमनेस के कारण एरर आया वो तो आया ही आया, और प्लस हमें जो पता है कि क्लॉक के अंदर भी कुछ ना कुछ जो लीस्ट काउंट है वो एरर आएगा, तो वो हमने ऐड कर दिया। तो इसका एक्चुअल आंसर जो है बच्चों वो तो 92 प्लस माइनस 2.5 बनता है। तो वो 2.5 को हमने राउंड ऑफ कर दिया, वो जो हमारा रूल होता है इवन में हम एज इट इज रखते हैं उसको, है ना। तो इसलिए वो 2 रह गया, तो 92 प्लस माइनस 2 आंसर बन गया। और बच्चों ये 17th का बच्चों आंसर देख लो। क्या बच्चों डन? एनीथिंग एल्स बच्चों? चलो ठीक है बच्चों, फिर मैं आपको एक वो वर्नियर कैलिपर वाली वीडियो भेज रहा हूँ, और एक मैं आपको ना ये वाली शीट भी भेज दूंगा नॉन मेडिकल वाली, कि उसमें जो गलतियां हैं आप वो मतलब आगे के लिए मतलब आपको फटाफट पता चल जाएगा, आपको उसके लिए वेट नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों? चलो।